हम जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के साथ साथ हर चीज को अपनी ओर खींचती है। जब आप एक बॉल को हवा में उछालते हो तो एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस धरती पर आ गिरती है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता? आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, क्या किसी अदृश्य बल ने चंद्रमा को दूसरी ओर से पकड़ रखा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंतरिक्ष में ऐसा कोई बल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पूरे ब्रह्मांड में सभी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी में ना गिरने का कारण चंद्रमा की हाई स्पीड है। यह अपनी हाई स्पीड के कारण पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। इस क्रिया को ऑर्बिट रोटेशन कहते हैं। इस तरह के ऑर्बिट रोटेशन के उदाहरण ब्रह्मांड के हर दिशा और हर कदम पर मौजूद है। जरा ध्यान से समझिए, जब आप बॉल को आसमान की ओर फेंकते हैं तो बॉल ऊपर की ओर जाने लगती है, क्योंकि इस बॉल में स्पीड होती है। लेकिन हवा और हवा में मौजूद कण उस बॉल से टकराकर बॉल की स्पीड को कम करते जाती है। जैसे ही बॉल की स्पीड घटती है वैसे ही बॉल धरती की ओर गिरने लगती है। इसका अर्थ है स्पीड ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध कार्य करती है। बॉल में जितनी स्पीड होगी उतना ही दूर तक जाएगी। यदि बॉल को बहुत स्पीड से फेंका जाए और आसमान में हवा ना हो तो बॉल हमेशा के लिए पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहेगी, क्योंकि हवा के साथ घर्षण न होने के कारण उस बॉल की स्पीड एक समान बनी रहेगी। ठीक यही चंद्रमा के साथ है। अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है कि चंद्रमा की स्पीड को घर्षण से कम कर दे, जिस कारण चंद्रमा लगातार एक जैसे स्पीड कायम रखती है। चंद्रमा पृथ्वी के आकर्षण बल से प्रभावित जरूर है, किंतु ये ग्रेविटेशनल फोर्स और चंद्रमा की स्पीड बैलेंस बनाकर रखती है। इस बैलेंस के कारण ही अरबों वर्षों से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। चंद्रमा की अपनी ग्रेविटेशनल खिंचाव के कारण हमारे दिन को लंबा कर देता है, जिससे हम एक बड़ी प्रॉब्लम से आज तक बचे हुए हैं। चंद्रमा की अपनी ग्रेविटेशनल खिंचाव की वजह से पृथ्वी के रोटेशनल स्पीड को कम कर देता है, जो आज 24 घंटे की होती है। अगर चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी का एक दिन मात्र 10 से 12 घंटे का होता। भौतिक विज्ञान के नियम अटल है। यदि चंद्रमा को पृथ्वी पर गिराने के लिए कोई तरीका देखा जाए तो सबसे पहले चंद्रमा की स्पीड को कम करना होगा, और ऐसा करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा चंद्रमा बहुत विशाल और भारी है। अगर हम चंद्रमा के बैक सरफेस पर मानव रहित अरबों रॉकेट इंजन लगाकर अपोजिट फोर्स तैयार करें, तब भी हम इंसानों में इतनी क्षमता नहीं है कि चंद्रमा की स्पीड को कम कर सकें। मान लो किसी एक्सेप्शन की वजह से चंद्रमा की स्पीड कम हो जाए तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल चंद्रमा पर हावी जरूर हो जाएगा और अपनी ओर खींच लेगा। पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा पृथ्वी के करीब आता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि चंद्रमा पृथ्वी से टकराकर पृथ्वी में ही समा जाएगी। यदि इस एक्सेप्शन से चंद्रमा की स्पीड इतना धीमा कर दें तो हो सकता है 10 सालों में चंद्रमा की टक्कर पृथ्वी से हो जाएगी। तो चलिए बेहतर तरीके से समझते हैं। पहला साल 3,84,000 किलोमीटर से 2 लाख किलोमीटर तक का सफर। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आना शुरू होगा तब वास्तव में कुछ भी नहीं बदलेगा। चंद्रमा थोड़ा चमकीला हो जाएगा और वैज्ञानिक भ्रमित होंगे, लेकिन हम इंसानों को सब कुछ नॉर्मल ही नजर आएगा। साल भर में पृथ्वी में जो सबसे बड़ा बदलाव दिखेगा, समंदर में बढ़ती हुई लहरें की ऊंचाई। जिस तरह पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव भी पृथ्वी पर होता है। महासागरीय जल पर देखा जा सकता है। पृथ्वी के जो भाग चंद्रमा की तरफ होता है उस भाग में उफान उठता है। इससे लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है, जो जबरदस्त रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, जिसे हम ज्वार कहते हैं। वही जो पृथ्वी का भाग पृथ्वी से दूर हो जाता है। पृथ्वी तो हर रोज अपनी 24 घंटे में ही अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी पृथ्वी के चंद्रमा की ओर के भाग में लगातार बदलाव आता रहता है। इस वजह से दुनिया भर के समंदर में पानी का स्तर रोजाना 1 मीटर बढ़ जाता है या घटता रहता है। इसी प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आएगा तो पृथ्वी का जो हिस्सा चंद्रमा की ओर रहेगा, जाहिर है उसी एरिया की समुद्री लहरों की ऊंचाई बढ़ने लगेगी। सिर्फ 1 सालों के अंदर चंद्रमा पृथ्वी की तरफ आधी दूरी तय कर चुका होगा। जैसे समंदर में उठने वाली लहरों की ऊंचाई 12 फीट के आसपास हो चुका होगा। जैसे जैसे चंद्रमा करीब आता रहेगा, ज्वार भाटा की ताकत बढ़ती रहेगी। इन लहरों के कारण मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत दुनिया भर में समुद्री किनारों पर बसे शहरों में भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा और लोगों को यह शहर छोड़कर दूर जाना होगा। दूसरा साल 2 लाख से 1,33,000 किलोमीटर तक का सफर। जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आएगा वैसे वैसे यह बहुत स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने लगेगा, जिस वजह से पृथ्वी की ओर आने की
इसकी स्पीड धीमी जरूर होगी। दूसरे साल तक चंद्रमा पृथ्वी के 75% दूरी तय कर चुका होगा। इस दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी होगी, क्योंकि समुद्रों से उठने वाली लहरों की ऊंचाई अब 40 फीट तक ऊंची हो चुकी होगी, जिसके फलस्वरूप तटीय शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। यहाँ रहने वाले 1 अरब से ज्यादा लोग इन जगहों को छोड़कर ऊंचे इलाकों में भाग चुके होंगे या मर चुके होंगे। ऊंचे इलाकों में इंसान के अधिक भीड़ के कारण संसाधनों और भूखमरी की समस्या पैदा हो चुकी होगी। आज पूरी दुनिया में 95% इंटरनेट की व्यवस्था सिर्फ समुद्रों के पीछे फाइबर ऑप्टिकल तारों से ही चलती है, जिनके स्टेशन समुद्र के किनारे बसे शहरों पर ही बने होते हैं। जब समुद्री लहरें तटीय शहरों को तबाह करेगी तो जाहिर सी बात है इंटरनेट की सर्विस भी रुक जाएगी। साथ ही समुद्र से निकाले जा रहे तेल और गैस पाइपलाइन भी बंद हो जाएगा। लोग समुद्र में जाने से डरने लगेंगे। ऊर्जा की कमी के कारण शहर अंधेरे में डूबे शमशान घाट जैसे दिखाई देने लगेगा। तीसरा साल 1,33,000 से 1,00,000 किलोमीटर तक का सफर। अब तक कई प्रॉब्लम को फेस करते हुए इंसान किसी तरह से अपना अस्तित्व बचाए रखेगा, किंतु असली तबाही का सिलसिला तो तीसरे साल शुरू होगा। अब तक चंद्रमा पृथ्वी के इतने नजदीक आ चुका होगा कि मानव निर्मित सैटेलाइट भी चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रभावित होकर अपनी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और अपने पर्पस से भटकने लगेगा। कुछ सैटेलाइट आपस में ही टकराकर नष्ट हो जाएंगे और उस एरिया में पॉल्यूशन बढ़ने लगेगा। कुछ सैटेलाइट एस्ट्रॉइड की तरह पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाएंगे। महासागरों का फैलाव इतना अधिक हो चुका होगा कि सिर्फ समुद्री किनारों पर बसे शहरों ही नहीं बल्कि समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर बसे शहर भी डूबने लगेंगे। बढ़ते समुद्री जल भूमि के जल को पूरी तरह से प्रभावित करने लगेंगे, जिस कारण पृथ्वी से मीठे पानी का भंडार खत्म हो जाएगा। हर प्लेसेस पर खारा और अशुद्ध पानी ही रह जाएगा, जो पीने योग्य नहीं रहेगा। चौथा और पांचवा साल 1,00,000 से 60,000 किलोमीटर तक का सफर। इस समय पृथ्वी पर समुद्री लहरों की ऊंचाई 300 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। पृथ्वी का जो इलाका चंद्रमा की तरफ होगा वह पूरी तरह से डूब चुका होगा, जैसे कृषि क्षेत्र, घर और यहाँ तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग तक को डुबो कर रख देगी। यानी पृथ्वी के स्थल पर सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा और साथ ही साथ सभी प्रकार के जीव भी नष्ट होने लगेंगे। चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव सिर्फ समुद्रों तक ही नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी के बाहरी परत की ऊंची चट्टान पर भी चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव के कारण टूटने लगेगी और इसके प्रभाव टेक्टोनिक प्लेट तक को हिलाकर रख देगा, जिससे महाभूकंप का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साथ ही भारी संख्या में ज्वालामुखी का कहर भी पृथ्वी पर फूटने लगेगा। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव और भी भयानक रूप ले लेगा, किंतु चंद्रमा तो पहले से ही विराम है, इसलिए वहाँ की तबाही का कोई विशेष मायने नहीं रखेगा। छठा और सातवां साल 60,000 से 40,000 किलोमीटर तक का सफर। लगभग 6वें साल के अंदर चंद्रमा पृथ्वी के जियोसिंक्रोनस ऑर्बिटल स्पेस में दाखिल होगा। इतनी नजदीक पहुंच जाएगा कि एक दिन में ही पृथ्वी का एक चक्कर लगाने लगेगा, जिससे अमावस्या के समय को छोड़कर पृथ्वी में रात भी नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके रात में सूर्य की तरह बिहेव करने लगेगा। और इसके साथ ही साथ समंदर की लहरें ऊंचे उठने के बजाय चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेगी। चंद्रमा के सामने वाली पृथ्वी समुंदर से डूबी होगी और चंद्रमा के विपरीत दिशा वाली पृथ्वी समुंदर से बाहर होगी। 8वें और 9वें साल में 40,000 से 10,000 किलोमीटर तक का सफर। इस तरह पृथ्वी पर चारों ओर स्पीड से बहता पानी सिर्फ स्थलीय जीवों के साथ साथ समुद्री जीवों का भी विनाश कर देगा। समुद्री जीवों को धरती पर फेंक देगा और फिर से समुद्र में समा लेगा, जिससे पूरे पृथ्वी के बचे जीवों को उथल पुथल करके सभी का सर्वनाश कर देगा। बच सकता है तो सिर्फ बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव। इतने में विनाश का रूप लेकर भूकंप और ज्वालामुखी का भी सिलसिला बढ़ता जाएगा, जिससे राख का बादल बनकर पूरे पृथ्वी को ढक देगा, जिस कारण सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी और चारों ओर भयंकर ठंडी ठंड होगा। यदि सूर्य दिखाई दे दिया तो तेजी से घूमता चंद्रमा बार बार सूर्य के सामने आएगा, जिससे पृथ्वी पर प्रतिदिन 1 से अधिक बार सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। भले ही हमारे ग्रह पर पानी का भंडार हो, किंतु फिर भी हमारा प्यारा पृथ्वी एक नर्क में तब्दील हो चुका होगा, जहां जीवन किसी भी हालत में पनप नहीं सकता। हर तरफ तहस नहस और अम्लीय वर्षा हो रही होगी। 10वां साल 10,000 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी से टकराने तक का सफर।
आखिरी सालों के अंत में चंद्रमा पृथ्वी के रॉस लिमिट तक पहुंच जाएगा। यही वह बिंदु है जहां से चंद्रमा पर पड़ता पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होगा कि चंद्रमा स्टेबल नहीं रह पाएगा और विस्फोट के साथ चंद्रमा नष्ट होकर लाखों टुकड़ों में बिखर जाएगा। चंद्रमा के टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेगी, जो शनि ग्रह के छल्लों की भांति दिखाई देगा। चंद्रमा के टुकड़ों में बढ़ जाने से चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा, जिस कारण पृथ्वी पर चलने वाला विनाश का दौर थम जाएगा। समंदर दोबारा अपने ठिकाने पर लौटने लगेंगे। हालांकि फैले चंद्रमा के छोटे टुकड़े लगातार पृथ्वी पर गर्म गोले की बारिश करते रहेगी, जिस कारण पृथ्वी के समुद्र भी उबल सकते हैं। यदि इतना कुछ झेल कर कुछ इंसान भी जिंदा बचे रहें, तो भी उन इंसानों द्वारा पृथ्वी पर दोबारा जीवन शुरू करना आसान नहीं होगा। चंद्रमा का नष्ट होने के कारण पृथ्वी अपनी अक्ष से असंतुलित हो जाएगी, जिससे पृथ्वी की ऋतु और मौसमों का बदलाव नहीं हो पाएगा, जिससे पृथ्वी हैबिटेबल जोन से बाहर हो जाएगी। इसका मतलब है कहीं बहुत तेज गर्मी तो बहुत भयंकर ठंड। हालांकि बीते समय के साथ पृथ्वी पर हालातों में सुधार होने लगेंगे। वक्त बीतने के साथ पूरे पृथ्वी तो नहीं, किंतु पृथ्वी का कुछ हिस्सा दोबारा जीवन जीने के लायक हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा के नष्ट होते और इसके ग्रेविटेशनल फोर्स न होने के कारण पृथ्वी समय समय पर अपने ध्रुव से बदलते रहेगी और पृथ्वी के घूमने की स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का एक दिन 12 से 15 घंटे का हो जाएगा और पृथ्वी केवल सूक्ष्म जीवों का ग्रह बनकर रह जाएगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।